हे गाइस व्हाट्स अप। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कल वाले लेक्चर को इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। और आज हम लोग करेंगे सर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इट्स अ वेरी सिंपल यूनिट। अगर आप लोगों को एडमिशन ऑफ अ पार्टनर समझ में आ चुका है तो रिटायरमेंट और डेथ समझने में कोई भी दिक्कत वाली बात होगी नहीं। और रिटायरमेंट में मोर और लेस हमारे सेम इश्यूज होते हैं जो कि हमारे एडमिशन के टाइम पर होते हैं। कुछ एक आध एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड कुछ नए केसेस बन जाते हैं और एक बड़ा भयंकर सा जो आप लोगों को लगता है वह है ओ माई गॉड ओ माई गॉड ओ माई गॉड, ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। सर जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं हो पा रही सर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के लिए क्या करें सर? बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सभी स्टूडेंट्स को डर लगता है और समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं उसका फास्ट ट्रैक रिवीजन नहीं कराऊंगा। व्हाट सर, उसका आप रिवीजन नहीं कराओगे? अभी तो आप कह रहे हो कि आपको पता है कि हम लोगों को दिक्कत होती है और आप कह रहे हो कि आप उसी एक टॉपिक का रिवीजन नहीं कराओगे। यस, मैंने कहा मैं उसका फास्ट ट्रैक रिवीजन नहीं कराऊंगा, ठीक है। मैं आपको अपने जो मेरे रेगुलर लेक्चर्स हैं, पेन ड्राइव लेक्चर्स के लिए जो मैंने जॉइंट लाइफ पॉलिसी के लेक्चर्स बनाए थे, उसी का एक कंपाइलेशन में आप लोगों को एक पौने 3 घंटे की वीडियो है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। उसमें हम लोग हर टाइप के जॉइंट लाइफ पॉलिसी में जितने भी 3 अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं, हम लोग उन ट्रीटमेंट्स को पूरे डिटेल में समझेंगे और हर ट्रीटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि आपका या तो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल का है या तो आपके एग्जाम में आया हुआ है या आपके किसी आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन है। ऑलराइट, मतलब वील बी डूइंग आईसीएआई के क्वेश्चंस, we'll be doing ICAI के क्वेश्चंस और we'll be अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इन डिटेल। तो उसकी एक अलग वीडियो है, आई थिंक इट विल बी अराउंड 2 hours 45 minutes और मे बी 2 hours 47 minutes, ऐसी कुछ उसकी वीडियो होगी, उसको कंपाइल किया हुआ है। तो वो मेरे रेगुलर पेन ड्राइव कोर्स का है। ऑलराइट, तो वो सिर्फ फास्ट ट्रैक नहीं है, वो डिटेल्ड डिस्कशन ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, तो उसमें हम लोग करने वाले हैं। और बस अब आज का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। और उस वाली वीडियो का जो जेएलपी वाली वीडियो है उसका लिंक आप लोगों को यहीं पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग प्लीज ये स्कैनर क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो जैसे ही वो वीडियो अपलोड होगी यू विल गेट नोटिफाइड, ठीक है। वो वीडियो आज ही अपलोड होगी। अगर आप लोग ये वीडियो इसके अपलोड होने के तुरंत बाद देख रहे हैं तो फिर वो वीडियो मतलब अभी चल रही है, वो जल्दी अपलोड हो जाएगी। ऑलराइट, एंड मोस्ट प्रॉब्ली तो जब तक आप लोग ये वाली वीडियो देख रहे हो तब तक वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी होगी। ऑलराइट, ग्रेट। So now let's look at the issues that are needed to be dealt with at the time of retirement of a partner. So the determination of the new profit sharing ratio, जो कि बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे एडमिशन के टाइम पर हुआ था। क्वेश्चन बताएगा कि नया प्रॉफिट, क्वेश्चन आपको बताएगा कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके बेसिस पे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। डिटर्मिनिंग द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये मैंने आप लोगों को कल ही एडमिशन के टाइम पर बताया था कि यू ऑलवेज डू न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। यू ऑलवेज डू न्यू माइनस ओल्ड। अगर आपका नया वाला शेयर पॉजिटिव आया है देन दैट इज गेनिंग, अगर आपका नया वाला शेयर माइनस में आया तो दैट इज योर सैक्रिफाइस। ऑलराइट, valuation and adjustment of goodwill, adjustment of gain or loss arising from revaluation of assets and reassessment of liabilities, adjustment of reserves, accumulated profits and losses। exactly ये सारी चीजें बिल्कुल वैसी होती हैं जैसे एडमिशन के टाइम पर हुई थी। we'll be discussing a few questions, तो आप लोगों को और क्लैरिटी से समझ में आएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा अगेन वो जो मेरे रेगुलर वाले लेक्चर्स हैं उन्हीं की मैं आपको क्लिपिंग्स दे दूंगा और वो इसी वीडियो में इंक्लूडेड है, मतलब कुछ नया नहीं है, अलग से आपको कुछ नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि क्वेश्चन आपको डिटेल में अगर समझ में आए तभी आपको समझ में आता है कि यार एग्जाम में देखो कॉन्सेप्ट, एवरीबडी नोज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ इट्स हाई टाइम दैट यू डू नॉट नो द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ, राइट। तो जब आप लोग ये, आई मीन दिस इज ओनली व्हाट, दिस इज माय पर्सपेक्टिव। अगर आप लोग किसी और तरीके से चाहते हो आप लोग प्लीज मुझे इस वाले नंबर पर 8447757167 पर व्हाट्सएप करिएगा, तो आपका वो वाला पर्सपेक्टिव आई विल टेक केयर ऑफ दैट। और नेक्स्ट लेक्चर्स में, आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं उस तरह से वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। बट मेरा मानना ये होता है कि कॉन्सेप्ट आप सबको पता है। प्रॉब्लम जहां पर हर स्टूडेंट को आती है, जहां पर मुझे भी आती थी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, वो ये था कि यार क्वेश्चन को सोचना कैसे शुरू करें, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, व्हाट मतलब हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो किस सीक्वेंस में आगे बढ़नी चाहिए, राइट। कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। तो अगर मैं उसको यहाँ पर तेजी करा दूंगा वो भी इतने क्रिटिकल चैप्टर को, तो वो मुझे लगा कि यार वो ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए जो भी कुछ हैंड पिक्ड क्वेश्चंस मैंने जो भी कुछ चूज किए हैं क्वेश्चंस, जो कि मोस्टली आपके स्टडी मटेरियल, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस या आरटीपी एमटीपी के हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैंने सोचा यार अपने जो रेगुलर कोर्स में मैं आराम से एक एक क्वेश्चन कराता हूं, कायदे से पूरा थॉट प्रोसेस बताता हूं, तो वही वाली वीडियोस में यहां पर आपके लिए दूंगा, ठीक है। तो वो इसी वाली वीडियो में वो उन क्लिपिंग्स को मैं ऐड करके एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ऑलराइट सर, तो एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, accumulated profits and losses, फाइनल पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। ऑलराइट, फाइनल पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर में भी हम लोगों को कुछ ना कुछ देखना होता है। और उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। आइए एक एक चीज करके डिस्कस करते हैं। अगेन, डिटर्मिनिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिस इज
सिंपल मैथमेटिक्स, यू नीड टू रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड कैसे ये कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है और हो जाएगा। डिटर्मिनिंग द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये भी बताया था जैसे कल होता है। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में भी कल हम लोगों ने बात की थी। और बात क्या की थी कि जब भी पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर हम लोग, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं मैंने कल क्या बात की थी। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल एग्जिस्टिंग है, बैलेंस शीट में कोई गुडविल एग्जिस्टिंग है, तो उसको आप पुराने पार्टनर्स में उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ कर दोगे, राइट। ये चीज मैंने बताई थी। रिटायरमेंट के केस में क्या होता है, रिटायरमेंट के केस में भी यही होता है। जब अगर रिटायरमेंट के टाइम पर अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है और उसके टाइम रिटायरमेंट के टाइम पर बैलेंस शीट में अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है, तो उसको आप उन सभी पार्टनर्स में, पुराने पार्टनर्स में उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद रिटायरमेंट के टाइम पर गुडविल विल बी वैल्यूड अफ्रेश, ठीक है। गुडविल विल बी वैल्यूड अफ्रेश, जो भी एग्जिस्टिंग गुडविल है वो तो पुरानी रही होगी, जो राइट ऑफ करने से रह गई होगी तो उसको राइट ऑफ करके खत्म करो। लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पे फर्म की गुडविल फिर से वैल्यू की जाएगी और उसमें डिटरमिन किया जाएगा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है। और उसके बाद फिर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग रेशियो के हिसाब से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, जो रिटायर होने के बाद, उस पार्टनर के रिटायर होने के बाद अपनी फर्म को कंटिन्यू करेंगे, वो पार्टनर्स अपने गेनिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को गेनिंग रेशियो में उसके गुडविल का शेयर क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ये ऑब्वियसली रिवाइज करने के लिए मैंने फटाफट से बता दिया, बाकी हम लोग आगे चल के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, if there exists some goodwill in the balance sheet at the time of retirement of a partner, that old goodwill is transferred to all the partners in their old profit sharing ratio. Thereafter, goodwill is valued at the time of retirement and the retiring partners is credited with his share of goodwill by the gaining partners in their gaining ratio. All right, now adjustment of gain या loss arising from revaluation of assets and reassessment of liabilities, ये तो बिल्कुल वही वाली चीज हो गई। और इसमें adjustments of reserves, accumulated profits, losses, ये सब कुछ इंक्लूड करके मैंने बता दिया क्योंकि प्रोसेस एकदम सेम होता है, ठीक है। The adjustment of gain or loss arising from revaluation of assets and reassessment of liabilities and adjustment of reserves, accumulated profits and losses in case of retirement of a partner is done in the same manner as it was done at the time of admission of a partner. Thereafter, the balance in the capital account of the retirement partner is treated as loan and hence it is transferred to the retiring partner's loan account. All right. मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे एडजस्टमेंट्स आपने कर लिए, सारे एडजस्टमेंट्स आपने कर लिए। रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उसके बाद जो भी कुछ बैलेंस बचेगा, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगा हम उसको ट्रांसफर कर देंगे, हम उसको ट्रीट करने लगेंगे कि क्योंकि अब वो पार्टनर तो रिटायर हो गया, ही इज नॉट अ पार्टनर ऑफ द फर्म, ही इज नॉट अ पार्टनर ऑफ द फर्म, राइट। सो व्हाट वी विल डू, उसका कैपिटल, उसका पैसा तो फर्म में फंसा हुआ है अभी, ठीक है, अभी हमने उसको फाइनल पेमेंट नहीं किया, उसका पैसा अभी भी फंसा हुआ है, तो उस पैसे को हम लोग ट्रीट करेंगे कि हमने ये उस पार्टनर से लोन लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रणवीर, सारा और मैं पार्टनरशिप में हैं और किसी समय सपोज सारा चाहती है कि नहीं अब मैं रिटायर होना चाहती हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वैसे भी तुम अब किसी काम की हो नहीं, तुम तो फंस चुकी हो, anyway, तो कीपिंग द पर्सनल व्यूज एंड ओपिनियंस असाइड, तो सारा अगर रिटायर होना चाहती है तो सारा के कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा, रणवीर एंड आई विल ट्रीट कि अच्छा ये वाला पैसा हमने सारा से लोन लिया हुआ है, ठीक है, तो वो पैसा सारा के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, कैपिटल अकाउंट से अगर पैसा ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होता है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, और लोन एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस बढ़ेगा तो सारा लोन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक। Now, final payment to the retiring partner, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। After the adjustments are done, the balance in the capital account of the retiring partner is transferred to his loan account until it is paid, ठीक है, loan account. The mode and method of payment will be mentioned in the question. We simply need to follow the question's instructions. As I said, अगर आप लोगों ने एडमिशन कर लिया है तो रिटायरमेंट और डेथ में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। Now this thing comes adjustment of capitals, ठीक है। रिटायरिंग के टाइम पर कैपिटल के एडजस्टमेंट्स के 5 अलग अलग केसेस पर आप लोगों के पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। शुरू के 3 केसेस तो बहुत ही सिंपल है, जो केस 4th है और केस 5th है उसके लिए हम लोग एक एक क्वेश्चन करके उसको कायदे से समझेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक। देखिए, after the retirement of a partner, the remaining partners may decide to keep the capitals in the proportion of their profit sharing ratio. For this purpose, some of the partners might need to bring in additional capital and some might need to withdraw the excess capital. It is discussed under 5 different cases for the sake of simplicity. Come on.
केस 1, व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आपको बता देगा, इसमें आपको क्वेश्चन बता देगा कि अच्छा ठीक है, पार्टनर्स ए बी सी हैं, सी रिटायर हो गया, सी के रिटायरमेंट के बाद इट वाज डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी सपोज 3 लाख रुपीस, ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 3 लाख रुपीस, ठीक है, और अभी ए और बी का जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है सपोज 3:2 या वो है सपोज 1:2, वो है सपोज 1:2, ठीक है। मैंने क्या बताया कि सी के रिटायरमेंट के बाद टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी सपोज 3 लाख रुपीस, और ए और बी जो पार्टनर्स आपके बचे हैं इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2, मतलब ए का कैपिटल कितना होना चाहिए, 1/3 ऑफ 3 lakhs, मतलब ए का कैपिटल होना चाहिए 1 लाख रुपीस, और बी का कैपिटल कितना होना चाहिए, 2/3 ऑफ 3 lakhs, ये होना चाहिए 2 लाख रुपए। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद ए का कैपिटल एक्चुअली कितना है। अगर ए का कैपिटल सपोज 57,000 निकला तो ए को एडिशनल कितना लाना पड़ेगा, 43,000 ए को एडिशनल लाना पड़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 43,000, ठीक है। बी का देखेंगे, बी का कैपिटल सपोज 2,15,000 था आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स, मतलब बी नीड्स टू विथड्रॉ द 15,000 एक्सेस कैपिटल दैट ही हैज इन्वेस्टेड इन द फर्म, राइट। तो बैंक अकाउंट से ये पैसा निकाल के चला जाएगा, तो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 15,000 रुपए से। तो दिस वाज अ वेरी सिंपल केस व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, द न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म इज गिवन इन द क्वेश्चन। सिंपल। केस नंबर 2 देखेंगे, केस नंबर 2, when the existing total capital of the remaining partners is to be in their new profit sharing ratio, ठीक है। एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, मतलब क्या हुआ, ए का कैपिटल आपका 57,000 है, ए का कैपिटल आपका 57,000 है, और बी का कैपिटल आपका 2,15,000 है, ठीक है। आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स ए का एग्जिस्टिंग कैपिटल इज 15,000 रुपीज एंड बी का एग्जिस्टिंग कैपिटल इज 2,15,000 रुपीज, ठीक है। तो ये टोटल कितना हुआ इसका, 57 प्लस 2,15,000, दिस कम्स टू 2,72,000, दिस कम्स टू 2,72,000। और अब ये डिसाइड किया हुआ है, ये क्वेश्चन ने आपको मेंशन किया हुआ है कि जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का टोटल कैपिटल है आफ्टर द रिटायरमेंट, इसको आपको अब इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना है। तो यू डिवाइड दिस इन द रेशियो 1:2, और उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे कि ए का कितना आ रहा है, ए का आना चाहिए 272 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1, तो ए का कैपिटल आ रहा है सर 90,666, ठीक है। लेकिन ए का है कितना, ओनली 57,000, तो ए नीड्स टू ब्रिंग 90,666 माइनस 57,000, ए नीड्स टू ब्रिंग 33,666 रुपीज मोर, ठीक है। बी का देखते हैं कितना आता है, बी का होगा 2/3 ऑफ 2,72,000, 272,000 का 2/3, दिस कम्स टू 1,81,333। बी का कैपिटल ऑलरेडी 2,15,000 पड़ा हुआ है, तो बी नीड्स टू विथड्रॉ 2,15,000 माइनस 1,81,353, तो दिस कम्स टू 33,667, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं व्हेन द एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इज टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हाट इज केस नंबर 3? केस नंबर 3 इज व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू द टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। अच्छा, मतलब सपोज ए और बी और सी, ए बी सी का कैपिटल था 1 लाख रिटायरमेंट से पहले, ठीक है। तो अभी रिटायरमेंट के बाद सिर्फ ए और बी बच जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रिटायरमेंट से पहले टोटल कैपिटल 3 लाख था, रिटायरमेंट से पहले टोटल कैपिटल 3 लाख था, रिटायरमेंट के बाद भी द टोटल कैपिटल शुड बी 3 लाख ओनली। तो हम लोग देख लेंगे कि आफ्टर रिटायरमेंट जितने भी एडजस्टमेंट्स हुए, उन एडजस्टमेंट्स के बाद ए का कैपिटल कितना बचा, ठीक है। तो उसको टोटल आपका 3 लाख होना चाहिए ना, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 1:2 को इसमें देखेंगे, फिर ए का जो भी आफ्टर एडजस्टमेंट्स कैपिटल बचेगा उसको इससे कंपेयर करेंगे, कम होगा तो वो ले आएगा, ज्यादा होगा तो ले जाएगा। सिमिलरली बी के साथ हम लोग इसको इस तरह से करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो ये 3 केसेस बहुत सिंपल थे और इनके एग्जाम्पल के साथ आपको यहां पर नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। केस 1 उसका एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को यहां पर लिख के दिया हुआ है। केस 2 इज वेरी सिंपल। केस 3 में भी यहां पर पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया हुआ है। नाउ लेट्स कम टू केस 4, ठीक है। केस 4 में आप लोगों को बहुत जल्दी से ब्रीफ करूंगा और उसके बाद वील जस्ट स्ट्रेट अवे गो टू द क्वेश्चन। ऑलराइट, देखो
when the retiring partner is to be paid through the amount brought in by the remaining partners in a manner so as to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio. ठीक है, अभी इसके एकदम डेप्थ में नहीं जाते हैं, रेगुलर कोर्स में एकदम डेप्थ में कराया हुआ है, 3 सिंपल स्टेप प्रोसेस होता है, आपको बस ये ध्यान रखना है, आपको बस ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको यही चीज मेंशन करेगा, क्वेश्चन आपको यही वाली चीज मेंशन करेगा कि द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू एन अमाउंट ब्रॉट इन बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, मतलब जो भी आपका रिटायरिंग पार्टनर है, जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसको फर्म को पैसा देना पड़ेगा. उसको पैसा देने के लिए जो बचे हुए 2 पार्टनर्स हैं वो अपने पास से कुछ कुछ और पैसा लाएंगे, इस तरह से पैसा लाएंगे कि उसको देने के बाद, अंडरस्टैंड, उसको देने के बाद उनके जो कैपिटल्स होंगे वो ऑटोमेटिकली उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाएंगे. आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पैसा देना पड़ेगा, उसके कैपिटल में जितना भी बैलेंस पड़ा है फर्म नीड्स टू पे द रिटायरिंग पार्टनर दैट अमाउंट, राइट. तो ये डिसाइड हुआ कि जो भी आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो अपने पास से पैसा लाएंगे फर्म में. ठीक, अपने पास से पैसा लाएंगे, फर्म में लाएंगे और उस पैसे को वो लोग रिटायरिंग पार्टनर को देंगे. कितना पैसा कौन सा पार्टनर लाएगा वो इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा कि रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देने के बाद, रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देने के बाद जो बचा हुआ उनका कैपिटल होगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होंगे, वो पैसा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है. इसका पूरा लॉजिक मैं आप लोगों को रेगुलर कोर्स में बता चुका हूं, उसमें पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं एट दिस पॉइंट. अभी आप लोग बस ये 3 स्टेप्स देखिए, क्वेश्चन करिए, एकदम समझ में आ जाएगा. ठीक, तो देखिए स्टेप 1 इज आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन द पार्टनर्स कैपिटल्स आर टोटल्ड इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर. दिस गिव्स द टोटल कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म. ठीक है, दिस गिव्स द टोटल कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म कि आपको मतलब सारे एडजस्टमेंट्स के बाद तीनों पार्टनर्स के कैपिटल का टोटल कर लो, ये आपका रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का टोटल कैपिटल होना चाहिए. ठीक, नाउ the total capital of the reconstituted firm is then apportioned in the ratio of their profit sharing ratio of the remaining partners, जो continuing partners हैं. Suppose, चलो अभी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, अभी बस इतना देख लो. ठीक है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स जो भी आपके होंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स के रेशियो में उसको बांटा जाएगा. और व्हाट इज स्टेप 3? दिस इज कंपेयर्ड विद द एग्जिस्टिंग एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स एंड एनी शॉर्टेज ऑफ एनी पार्टनर इज ब्रॉट बाय हिम इन द कैश एंड एनी एक्सेस ऑफ एनी पार्टनर इज विथड्रॉन बाय हिम फ्रॉम द फर्म. बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है. और अभी आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तो आप लोगों को ये एकदम समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो हियर इट इज द क्लिप फ्रॉम माय रेगुलर क्लास जो मैंने आप लोगों को लिया था, उसमें सेम क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग उसको देखिए. उसके बाद आई विल जस्ट कम एंड ब्रीफ यू द केस 5. चलो सर क्वेश्चन देख लो. नरेश, डेविड एंड असलम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:7. वेरी गुड. On 1st April 18, Naresh gave a notice to retire from the firm. David and Aslam decided to share future profits in the ratio 2:3. ठीक. The adjusted capital accounts of David and Aslam show a balance of 33,000 and 70,500 respectively. अच्छा, जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर दिया हुआ है 33,000 और 70,500. The total amount to be paid to Naresh is 90,500. नरेश जो कि रिटायरिंग पार्टनर है उसको टोटल अमाउंट जो पे करना है वो 90,500 है. तो जाहिर सी बात है नरेश के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 90,500 रहा होगा. जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रहता है उतना ही तो पेमेंट किया जाता है. ठीक, तो द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू नरेश इज 90,500. तो टोटल कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म कैसे निकलेगा? 33,000 प्लस 70,500 प्लस 90,500, तीनों का कैपिटल अकाउंट्स का टोटल. ठीक, this amount is to be paid by David and Aslam in such a way that their capitals become proportionate to their new profit sharing ratio. Pass necessary journal entries for the above transactions on the books of the firm. Show your working clearly. ठीक है, तो इसके लिए आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और वर्किंग भी शो करनी है. तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आ जाओ करते हैं इसको. जर्नल एंट्री पास करनी है ना, तो यहां पर इस पेज पे जर्नल एंट्री बना देंगे. आ जाओ यहां पर वर्किंग नोट बनाते हैं. वर्किंग नोट 1. ठीक, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ब्रॉट इन paid off by
डेविड एंड असलम। नरेश रिटायर हो गया था। डेविड एंड असलम। तो सबसे पहले तो टोटल कैपिटल ऑफ द reconstituted firm is equal to total capital of the reconstituted firm is equal to 33,000 plus 70,500 plus 90,500 is equal to 1,94,000। 1,94,000। फिर आप बनाओगे टेबल पर्टिकुलर्स, डेविड और असलम। ठीक है। न्यू कैपिटल 1,94,000 in the ratio 2:3। तो 194 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, ये आया 77,600। 1,16,400 लेस existing adjusted capital। डेविड का कितना है? 33,000। डेविड का है 33,000 और असलम का है 70,500। ठीक है। तो अमाउंट टू बी brought in, paid off। $77,600 minus 33,000, 44,600। तो डेविड नीड्स टू ब्रिंग 44,600। 116,400 minus 70,500। असलम नीड्स टू ब्रिंग 45,900। डेविड को 44,600 लाना है और असलम को 45,900 लाना है। ठीक है। अब आओ जर्नल बनाते हैं। डेट, particulars, debit, credit। oh. ठीक है। कौन सी डेट को था ये भी मेरे ख्याल से फर्स्ट अप्रैल 18 है डेट। तो 2018 अप्रैल 1। बैंक अकाउंट डेबिट कितना ला रहे हैं ये लोग? 44,600 तो ये ला रहा है, प्लस डेबिट ला रहा है, प्लस असलम ला रहा है 45,900। तो टोटल 90,500 रुपीज ये लोग ला रहे हैं। 90,500 टू
David's capital account 44,600 or to Aslam's capital account 45,900. ठीक, being amount brought in by David and Aslam to pay Naresh. ठीक है, तो ये तो पैसा लाने वाली एंट्री हो गई। उसके बाद नरेश को पेमेंट भी कर दें, तो नरेश's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 90,500 being payment made to Naresh. Being payment made to Naresh. इसके लिए आप वर्किंग नोट 1 लिख सकते हो। ठीक है सर। यो, तो आई होप आप लोगों को वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अगर नहीं आया होगा या कोई भी दिक्कत होती है तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। वैसे वो रेगुलर कोर्स में है, तो इफ यू वांट यू कैन परचेज द रिटायरमेंट का ही सेपरेट लेक्चर्स। ऑलराइट, कम ऑन। केस 5, केस 5 में क्या है? देखिए, केस 4 में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भी पैसा देना है रिटायरिंग पार्टनर को, नए जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं अपने पास से वो पैसा लाएंगे और रिटायरिंग पार्टनर को देंगे, सच दैट उसको पेमेंट करने के बाद जो कैपिटल्स बचते हैं दे ऑटोमेटिकली गेट इनटू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, लेकिन अब केस 5 में क्या होगा? केस 5 में ये होगा कि जितना पैसा दो पार्टनर्स लाए, सपोज सारा रिटायर हो रही थी तो रणवीर और मैं अपने पास से हम लोग पैसा लाएंगे सारा को देने के लिए, तो हम लोग सारा को देने वाला पैसा तो लाएंगे ही लाएंगे, साथ ही में कुछ और पैसा भी लाएंगे जिससे फर्म के पास भी तो कुछ बैंक बैलेंस पड़ा रहे। तो क्वेश्चन में केस 5 में क्या है आपके पास? व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू अमाउंट ब्रॉट इन बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन अ मैनर to make their capitals proportionate to the new profit sharing ratio, ये तो बिल्कुल केस 4 जैसा हो गया। and also leave a desired cash balance, मतलब थोड़ा बहुत पैसा आपके पास बैंक में भी पड़ा रहे, ये नहीं कि सारा पैसा लाकर उसको सारा को दे दो, काम खत्म। ठीक, ऑलराइट, तो क्या स्टेप्स होते हैं? टोटल कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म को कैलकुलेट करने का ये वाला आपका फॉर्मेट होता है। ठीक है, अगेन इसका लॉजिक पूरा समझाया हुआ है रेगुलर कोर्स में, लेकिन अभी उसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आ गए। एड अमाउंट टू बी डिस्चार्ज्ड टू द रिटायरिंग पार्टनर। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्चार्ज? अमाउंट टू बी पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर, मतलब बेसिकली रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जितना भी एडजस्टेड बैलेंस पड़ा हुआ है वो। ठीक, डिजायर्ड मिनिमम कैश या बैंक बैलेंस, ये भी आप ऐड करोगे। जो भी ये था ना कि पेमेंट करने के बाद थोड़ा बहुत कैश बैलेंस पड़ा रहे, कितना, वो भी आप ऐड करोगे। उसके बाद ये आ जाएगा लेस एग्जिस्टिंग कैश या बैंक बैलेंस। आपकी फर्म की बैलेंस शीट में अभी भी तो कुछ ना कुछ कैश या बैंक में बैलेंस दिख रहा होगा ना, उसको आप माइनस कर दीजिए। नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। दिस बिकम्स द टोटल कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। उसके बाद वैसे ही करना है जैसे अभी केस नंबर 4 में किया था कि द टोटल कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म इज देन अपोर्शन्ड इन द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, एंड दिस इज कंपेयर्ड विद द एग्जिस्टिंग एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, एंड एनी शॉर्टेज ऑफ एनी पार्टनर इज ब्रॉट बाय हिम इन कैश, एंड एनी एक्सेस ऑफ एनी पार्टनर इज विथड्रॉन बाय हिम फ्रॉम द फर्म।
ऑलराइट सर, तो दिस वाज केस 5। आई होप आप लोगों को याद आ गया है, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन, ये आपके आईसीआई स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, तो अभी आप लोग जो देखेंगे वो इस क्वेश्चन का डिस्कशन, डिटेल्ड डिस्कशन आप लोग देखेंगे। आइए सर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। एफ, जी एंड के वो पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एट द रेशियो 2:2:1। ये आईसीआई स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। के वांट्स टू रिटायर ऑन 31st December 2015. Given below is a balance sheet of the partnership as well as other information. ठीक, के 31st December 2015 को रिटायर होना चाहता है। कैपिटल अकाउंट्स एफ, जी, के, रिजर्व, ट्रेड पेबल्स, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूडिंग बिल्स रिसीवेबल 20,000, बैंक। F and G agree to share profits and losses at the ratio of 3:2 in future. ठीक है, ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग बहुत आराम से निकल आएगा। वैल्यू ऑफ गुडविल टू बी 50,000. Sundry fixed assets are revalued upwards by 30,000 and inventories by 10,000. Bills receivable dishonored 5,000 on 31st December 15 but not recorded in the books. Dishonor of bill was due to insolvency of the customer. तो हम क्या करें? F and G agree to bring sufficient cash to discharge the claim of K and to make their capital proportionate. Also, they wanted to maintain 75,000 rupees bank balance for working capital. Required. Pass necessary journal entries. Also, prepare capital accounts of the partners and draft the balance sheet of Messrs F and G after K's retirement. ठीक है, इस क्वेश्चन में काफ़ी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो गई हैं, मैं इसको पहले ठीक कर देता हूँ, उसके बाद फिर इसका सोल्यूशन रिकॉर्ड करूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैंने ठीक कर दिया सब। चलो जर्नल एंट्रीज बनानी है ना सबसे पहले, तो कहां गया? हम लोगों को जर्नल एंट्रीज पास करनी है, हम लोगों को जर्नल एंट्रीज पास करनी है, कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बोला है इसने बनाने के लिए, जर्नल एंट्रीज बोल दिया इसकी जगह। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। ये सारी चीज 31 दिसंबर 2015 की हो रही है। ठीक है, 31 दिसंबर 2015, ये रहा 31 दिसंबर 2015। चलो आओ देखते हैं कैपिटल अकाउंट्स एफ जी के, कोई बात नहीं। रिजर्व, तो रिजर्व का बैलेंस कैपिटल अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कौन से रेशियो में? 2:2:1। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एफ कैपिटल अकाउंट, टू जी कैपिटल अकाउंट, टू के कैपिटल अकाउंट। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एफ कैपिटल अकाउंट टू जीज कैपिटल अकाउंट टू के's capital account, being the balance of reserves distributed to partners in their old profit sharing रेशियो। ठीक है, बीइंग द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कितना था रिजर्व्स? 10,000 के रिजर्व्स थे, 10,000 के रिजर्व्स थे और 2:2:1। 10,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 4,000। 4,000, 2:2:1 था ना, तो 2 तो 4,000 और उसके बाद 1 तो 2,000।
ठीक, रिजर्व्स हो गया, रिजर्व्स वाली एंट्री हो गई। उसके बाद ट्रेड पेबल्स की कोई एंट्री नहीं करनी, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, बैंक, कुछ नहीं करना। आ जाओ, एफ एंड जी अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 इन फ्यूचर, वैल्यू ऑफ गुडविल टू बी 50,000 रुपीज। तो ठीक है, हम लोगों को गेनिंग रेशियो निकालना होगा, हम लोगों को गेनिंग रेशियो निकालना होगा। तो इस वाले पेज पे हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, हो सकता है ज्यादा निकल जाए, तो एक पेज में जर्नल एंट्रीज के लिए और छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो यहाँ ये वाला पेज में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए छोड़ दे रहा हूँ। फिर मुझे बैलेंस शीट बनानी है, तो ये वाला पेज में बैलेंस शीट के लिए छोड़ दे रहा हूँ। और यहां पर आके अब मैं वर्किंग नोट्स बनाता हूं, वर्किंग नोट्स 1, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, पार्टनर, न्यू, ओल्ड, गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस। ठीक है, तो पार्टनर में हमारे पास कौन कौन से हैं, एफ, जी और के। इनका ओल्ड रेशियो क्या था, 2:2:1, मतलब 2/5, 2/5 और 1/5, 2/5, 2/5 और 1/5। न्यू रेशियो क्या है, एफ एंड जी 3:2, तो 3/5 और 2/5, 3/5 और 2/5, माइनस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 1/5 गेन, ये 0, अच्छा, नो गेन नो लॉस, और ये -1/5, तो ये है सैक्रिफाइस। तो कमाल की बात ये हुई कि के रिटायरमेंट पे सिर्फ एफ को गेन मिला, जी को कोई गेन मिला ही नहीं। तो जितना भी के का गुडविल का शेयर होगा वो सारा का सारा एफ दे देगा, जितना भी के का गुडविल का शेयर होगा वो सारा का सारा एफ दे देगा। तो हम यहां पर करेंगे एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केज कैपिटल अकाउंट, एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केज कैपिटल अकाउंट, being K's share of goodwill, being K's share of goodwill, या सिंपली लिख दो यार, being goodwill adjustment, being adjustment for goodwill। ठीक है, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। अच्छा, आएगा कितना, के का गुडविल का शेयर कितना होगा, एफ जी के 1/5, 1/5 ऑफ 50,000। ठीक है ना, के का शेयर 1 है, 1/5, और गुडविल टोटल है 50,000, तो 1/5 ऑफ 50,000, 1/5 ऑफ 50,000, तो 50,000/5 ये आता है 10,000 ऑब्वियसली। इसके लिए कैलकुलेटर यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैंने कर दिया। चलो सर, ये वाली एंट्री हो गई गुडविल वाली। आगे देखते हैं, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड अपवर्ड्स बाय 30,000। अच्छा, एक काम करते हैं कि जितने भी जितनी बार भी रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है सबकी एंट्रीज कंबाइन करके लिख देते हैं। क्या फायदा बार बार, जैसे यहां पर मैं करूंगा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, फिर मैंने क्या इन्वेंट्रीज को अपवर्ड वैल्यू करना है 10,000 से, तो इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। इससे अच्छा मैं एक साथ ही लिख दो ना, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। तो एक काम करते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं, जहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट होना है सबको कंबाइन करके लिख देंगे, जहां जहां उसको क्रेडिट होना है सबको कंबाइन करके लिख देंगे। ठीक है,
तो सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स आर रीवैल्यूड अपवर्ड्स, यहां पर रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, यहां रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, तो यहां पर रीवैल्यूएशन डेबिट होगा, ठीक है, बट नॉट रिकॉर्डेड डिसऑनर ऑफ बिल, ठीक है। अच्छा, तो कुछ खास है नहीं, बस एक बार रीवैल्यूएशन को डेबिट करना है और बाकी 2 बार रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देना है, तो कोई बात नहीं, आओ करते हैं। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, और इन्वेंट्रीज थी मेरे ख्याल से, इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक, बीइंग एसेट्स revalued upwards, being assets revalued upwards, ठीक है। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स को कितने से रीवैल्यू करना था? 30,000 से, और इन्वेंट्रीज को 10,000 से, तो ये आ जाएगा आपका 40,000, ठीक है। उसके बाद बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड 5,000, अच्छा, बिल्स रिसीवेबल जो है ये ट्रेड रिसीवेबल्स में इंक्लूडेड है, तो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स कर दूं, मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स कर दूं, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल, ये जो 20,000 के बिल्स रिसीवेबल हैं, ये ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर ही इंक्लूडेड होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था डेफिनेशन में, ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक तो डेटर्स और दूसरे बिल्स रिसीवेबल, राइट। तो यहां पर अगर 5,000 के बिल्स डिसऑनर हो चुके हैं, अगर यहां पर 5,000 के बिल्स डिसऑनर हो चुके हैं, तो फिर मुझे क्या करना होगा? मुझे रीवैल्यूएशन में इसके लॉस को रिकॉग्नाइज करना होगा, मुझे रीवैल्यूएशन में इसके लॉस को रिकॉग्नाइज करना होगा, तो मैं करूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। पर सर अगर बिल्स रिसीवेबल, हो सकता है आप लोगों के दिमाग में ये बात आए कि बिल्स रिसीवेबल अगर डिसऑनर हुआ है, अगर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ है, तो हम लोग डेटर्स को कम थोड़ी कर देते हैं। हम बिल्स रिसीवेबल के डिसऑनर पे हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं? डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, राइट। अगर कोई बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होता है तो हम लोग उसको अपना लॉस थोड़ी मान लेते हैं। यहां अगर मैं रीवैल्यूएशन को डेबिट कर रहा हूं तो यहां पर तो मैं अपना लॉस मान ले रहा हूं, राइट। जब भी बिल्स रिसीवेबल आपका डिसऑनर होता है तो आप बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करते हो, और जिस बंदे से, जिस भी डेटर से, जिस भी कस्टमर से आपको ये बिल्स रिसीवेबल मिला हुआ होता था, आप उसको फिर से डेबिट करते थे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस वाली तो कोई बात होती ही नहीं थी। तो सर यहां पर मैं रीवैल्यूएशन को डेबिट करके ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस कम क्यों कर रहा हूं? ये मैं इसलिए कर रहा हूं सर, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है डिसऑनर ऑफ बिल वाज ड्यू टू इनसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर, डिसऑनर ऑफ बिल वाज ड्यू टू इनसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर। तो अगर कस्टमर मेरा इंसॉल्वेंट हो गया तब तो ये एक तरह से मेरे बैड डेट्स हो गए, ठीक है। अगर कस्टमर मेरा इंसॉल्वेंट हो गया है तो मैं उसको एज अ डेटर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करके करूंगा भी क्या? वो दूसरा बिल्स रिसीवेबल तो दे नहीं पाएगा क्योंकि वो इंसॉल्वेंट है, राइट। इसलिए यहां पर हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट कर रहे हैं। आई रिपीट, बिल्स रिसीवेबल जब भी डिसऑनर होता है, बिल्स रिसीवेबल जब भी डिसऑनर होता है तो हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। जिस भी बंदे से हम लोगों को बिल्स रिसीवेबल मिला होता था हम उसको फिर से डेबिट करते थे और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देते थे। यहां पर क्योंकि बिल जो डिसऑनर हुआ है वो इंसॉल्वेंसी की वजह से हुआ है, और इंसॉल्वेंसी मतलब उसकी लायबिलिटीज आर एक्सीडिंग हिज एसेट्स, मतलब वो पैसा पे नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी नहीं दी हुई है कि कितना पैसा दे पाया कितना नहीं दे पाया, तो हम लोग ये मानेंगे कि पूरा का पूरा पैसा ही वो नहीं दे पाया है। हम लोग ये मानेंगे कि पूरा ही पैसा वो नहीं दे पाया है, तो पूरा का पूरा ही हम लोग उसको लॉस में बुक कर रहे हैं, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट बीइंग लॉस ऑन बिल्स रिसीवेबल रिकॉर्डेड 5,000, ठीक, बीइंग लॉस ऑन बिल्स रिसीवेबल रिकॉर्डेड। अच्छा, इसके बाद
बस रीवैल्यूएशन में और कुछ नहीं है ना, तो एक काम करते हैं, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है 40,000 से, डेबिट हुआ है सिर्फ 5,000 से, तो मतलब प्रॉफिट है, प्रॉफिट हुआ ना। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एफ्स कैपिटल अकाउंट टू जीज कैपिटल अकाउंट और टू केज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसका आएगा 2/5 ऑफ 35,000, 40,000 माइनस 5,000, 35,000। इसका भी आएगा 2/5 ऑफ 35,000, इसका आएगा 1/5 ऑफ 35,000। ठीक है सर, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 35,000 से, तो 35,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, दिस कम्स टू 14,000, 14,000 एंड 7,000। ठीक है, बीइंग प्रॉफिट ऑन revaluation transferred to F, G and K in their old profit sharing ratio, in their old profit sharing ratio। ठीक है, मैं लाइंस खींच लेता हूं, इसमें कॉपी करने का आई होप कुछ है नहीं। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कैसे निकाला, रिवैल्यूएशन यहां पर 40,000 से क्रेडिट हुआ है और यहां पर 5,000 से डेबिट हुआ है, मतलब 35,000 का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है मतलब प्रॉफिट है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 35,000 टू एफ्स कैपिटल अकाउंट, टू जीज कैपिटल अकाउंट और टू केज कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, रिवैल्यूएशन वाला पूरा काम हो गया। ओके, अब कह रहा है F&G agree to bring sufficient cash to discharge claim of K and to make their capitals proportionate. Also, they wanted to maintain 75,000 rupees bank balance for working capital. एक काम करते हैं, इसके लिए हम लोगों को पहले तो टोटल कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म निकालना होगा, एग्जिस्टिंग कैपिटल्स ऑफ F और K वगैरह ये सब निकालना होगा। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी जर्नल के लिए, जर्नल को अभी कंक्लूड नहीं करते। ठीक है, जर्नल एंट्रीज तो इनकी भी पास करनी होगी, इन सारे ट्रांजैक्शंस की भी जर्नल एंट्रीज तो पास करनी होगी। तो एक काम करते हैं, इतना कर लिया ना रिवैल्यूएशन वाला, अभी इसको छोड़ देते हैं। अब हम लोग चुपचाप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे हम लोग जर्नल एंट्रीज पास कर लेंगे। ठीक है, देख लो कितनी रिवर्स साइकिल हो गई है। पहले हम लोग जर्नल बनाते थे इन ऑर्डर टू पास द लेजर, इन ऑर्डर टू मेक द लेजर अकाउंट्स। अब हम कह रहे हैं कि यार लेजर पहले बना लेते हैं, जर्नल तो फिर आराम से उसके बेसिस पे बना ही लेंगे। ठीक है, तो ये पेज मैं जर्नल के लिए छोड़ दे रहा हूं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और यहां पर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाता हूं। पार्टनर्स कैपिटल particulars F, G, K, particulars F, G और K। ठीक है सर, आप करोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000, 80,000 और 60,000, 1,20,000, 80,000 और 60,000। ठीक है, उसके बाद रिजर्व, तो बाय रिजर्व, बाय रिजर्व जर्नल एंट्री की थी उसी से देख लेते हैं, 4,000, 4,000 और 2,000, 4,000, 4,000, 2,000। ठीक,
उसके बाद ट्रेड पेबल्स में कोई मतलब नहीं है, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये ठीक। फिर गुडविल वाली एंट्री करनी थी, ठीक है ना, ये गुडविल वाली एंट्री करनी थी। तो गुडविल वाली एंट्री हम लोगों ने क्या की थी, एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग करेंगे बाई एफ्स कैपिटल अकाउंट के में, बाई एफ्स कैपिटल अकाउंट गुडविल, ठीक है, के में करेंगे 5000 और यहां करेंगे टू केस कैपिटल अकाउंट गुडविल 5000, ठीक है सर। गुडविल वाली एंट्री भी कर ली। इसके बाद रीवैल्यूएशन वाली, तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, रीवैल्यूएशन का कितना प्रॉफिट आया था, 14,7 14,000 और 7,000 रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया। उसके बाद बस, उसके बाद अब अपने को वो सब करना है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर करेंगे पहले टेम्परेरीली टू बैलेंस कैरीड डाउन, टेम्परेरीली क्लोज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 120 प्लस 4,000 प्लस 14,000 माइनस ये 1,38,000 आया, माइनस 5,000 तो ये 1,33,000 आया। कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ी हुई है। 1,38,000 माइनस 5,000 1,33,000 ये गड़बड़ी हुई है। ये गुडविल वाला जो है ये 10,000 होगा, 5,000 नहीं होगा। ये जो गुडविल वाली एंट्री है ये 10,000 होगी इंस्टेड ऑफ 5,000। ये गलती हो गई थी, आप लोगों ने ठीक ही किया होगा क्योंकि आप लोग तो अपना कर ही रहे हो, ठीक है ना। तो ये गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करो। ऑफ कोर्स मेरे पास सॉल्यूशन खुला रहता है, कोई है थोड़ी यहां पर बताने वाला कि नहीं सर ये नहीं ये होगा, ठीक है। तो 1,38,000 माइनस 10,000 1,28,000। लाइव क्लास चल रही होती है या फेस टू फेस क्लास चल रही होती है तो उसमें स्टूडेंट्स चलाते हैं, अरे कैसी बात कर रहे हो सर, नहीं सर यहाँ पर तो 10,000 आएगा सर, 5,000 थोड़ी आएगा, यहाँ पर तो कोई नहीं है ना बताने वाला, तो इसलिए मुझे सॉल्यूशन अपने सामने खोल के रखना ही पड़ता है। चलो तो 1,38,000 राइट। इसके बाद 80,000 प्लस 4,000 प्लस 14,000 98,000, ये रहा 98,000, इधर आया 98,000, इधर आया 98,000, ठीक है। उसके बाद 60,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 7,000 79,000, तो ये रहा 79,000, ये रहा 79,000 और ये रहा 79,000। फिर इधर करोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,28,000 98,000 और 79,000, ठीक है सर। और यहां पर अब आप करोगे, इसको तो पे कर ही देना है, कौन रिटायर हो रहा है, F and G agree to bring sufficient cash to discharge the claim of A, discharge the claim of K, तो K को तो पेमेंट कर ही देना है। तो यहां पर टू बैंक अकाउंट K वाला, K कौन सा है 79,000, तो 79,000 इसको तो पेमेंट कर ही देना है, ठीक है। 79,000 का पेमेंट इसको तो कर ही देना है। उसके बाद यहां पर हमें लिखना है टू बैलेंस कैरी डाउन, इसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट 2, इसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 1 तो वो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया था, राइट। तो बस उसके बाद अपना यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा,
ठीक है सर, चलो आ जाओ वर्किंग नोट 2 बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ capitals of F and G in the reconstituted form। ठीक है, particulars रुपए, यहां पर करेंगे adjusted capital of F, adjusted capital of G, amount payable to K, desired minimum बैंक बैलेंस। ठीक है, तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एफ कितना आया? 1,28,000। 1,28,000। जी का कितना आया? 98,000 और 79,000। 98,000 79,000। 75,000 मिनिमम बैंक बैलेंस है, तो 75,000 बैंक बैलेंस आया। 128 प्लस 98 प्लस 79 प्लस 75, 3,80,000 रुपीज ये आया। लेस existing बैंक बैलेंस। एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस कितना है? 50,000। एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस है 50,000, तो टोटल कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म आया 3,30,000। टोटल कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म आया 3,30,000 रुपीज। टोटल कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म आया 3,30,000 रुपीज। एफ्स कैपिटल इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। 3/5 ऑफ 3,30,000, तो 1,98,000। और जीज कैपिटल 2/5 ऑफ 3,30,000, 1,32,000। टोटल कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म आ गया। उसके बाद एफ्स कैपिटल और जीज कैपिटल निकाल लिया। 1,98,000, 1,32,000। ठीक है, अब इसको हम यहां लिख देंगे। अरे यार भूल गया अमाउंट क्या थे, 198 और 132। 1,98,000 और 1,32,000। ठीक है, तो इधर 198 इधर 128 है, तो इधर आएगा बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो 198 माइनस 128 कम्स टू 70,000। तो F is supposed to bring 70,000 and G is supposed to bring 1,32,000 minus 98,000. G is supposed to bring 34,000। ठीक है, और ये तो हो गया, बस खत्म बात। 198 132 79, 198 132 79। ये अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया।
ये अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अच्छा, हम लोगों ने यहां तक की तो जर्नल एंट्रीज पास कर दी थी। जर्नल में जब हम लोग जर्नल एंट्रीज पास कर रहे थे तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट के ट्रांसफर वाली एंट्रीज तो पास हम लोगों ने कर दी थी। उसके बाद ये वाली टू बैंक अकाउंट नहीं पास की और ये बाई बैंक अकाउंट नहीं पास की। ठीक है, हम लोगों ने ये टू बैंक अकाउंट, ये जो के का क्लेम डिस्चार्ज किया था 79,000, एक तो ये वाली एंट्री पास नहीं की, और इन लोगों से जितना पैसा मंगवाया 70,000 और 34,000, इसकी वाली एंट्री नहीं पास की। तो आओ पास कर देते हैं। पहले ही इन लोगों से पैसा मंगवा लेते हैं, उसके बाद ही तो के का क्लेम डिस्चार्ज करेंगे। पहले हम लोग अकाउंट करते समय उल्टा करते हैं बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए, लेकिन जो करेक्ट तरीका है उसमें तो यही है ना कि पहले आप इन लोगों से पैसा मंगवाओ और उसके बाद फिर के का क्लेम डिस्चार्ज करो। तो यहां पर अब आप करो बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट जीस कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू एफ्स कैपिटल अकाउंट टू जीज कैपिटल अकाउंट 70,000 और 34,000। ठीक है, इसके आगे लिख दो रेफर कैपिटल अकाउंट, रेफर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर को लगेगा हो सकता है चीटिंग की हो। 1,04,000, 1,04,000 बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय एफ एंड जी एज पर agreement, being cash brought in by F and G as per agreement। और उसके बाद केज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग केज क्लेम डिस्चार्ज्ड। being case claim discharged। कितना पे किया है के को? 79,000। being case claim discharged। ये दो जर्नल एंट्रीज हमारी रह गई थी, इनको हमने कर दिया, जर्नल एंट्री सारी पूरी हो गई, जर्नल एंट्रीज बन गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब आ जाओ बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 1 January 16। लायबिलिटीज रुपए, एसेट्स रुपए। पुरानी बैलेंस शीट देखते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स, एफ और जी। एफ का कितना है 198, जी का है 132। $198 + 132, 3,30,000, 3,30,000। ठीक, फिर आता है रिजर्व। रिजर्व तो हट गया। ट्रेड पेबल्स 50,000, ट्रेड पेबल्स 50,000, ट्रेड पेबल्स 50,000। उसके बाद सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स, सन्ड्री फिक्स्ड
एसेट्स कितने के थे? 1.5 लाख, और अप्रिसिएशन हुआ है आई गेस 30,000 का, पता लगा ये भी गड़बड़ हो गया। हाँ, 30,000 का सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स में अप्रिसिएशन हुआ है, 10,000 का इन्वेंट्रीज में अप्रिसिएशन हुआ है। तो ये आएगा 1,80,000। ठीक, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स 1.5 लाख के थे, एड अप्रिसिएशन 30,000, तो ये आ गया 1,80,000। उसके बाद इन्वेंट्रीज 50,000 की थी, 10,000 का अप्रिसिएशन हुआ है। इन्वेंट्रीज 50,000 एड रीवैल्यूड 10,000। इन्वेंट्रीज को तो रीवैल्यू किया जाता है ना, इन्वेंट्रीज का तो वैल्यूएशन होता है ना, अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन थोड़ी, वैल्यूएशन हुआ। तो एड रीवैल्यूड 10,000, तो इन्वेंट्रीज आ गई 60,000 की। ट्रेड रिसीवेबल 70,000 के थे, 5,000 का वो लॉस था। ट्रेड रिसीवेबल्स 70,000 माइनस 5,000 का डिसऑनर। ठीक है, इसको इनफैक्ट ऐसे लिख दो, इंक्लूडिंग bills receivable, इंक्लूडिंग बिल्स रिसीवेबल्स। बिल्स रिसीवेबल 20 के दिए थे ना, तो 15। ठीक है, और ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएगी आपका 65,000 रुपीज के। ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएगा आपका 65,000 रुपीज का। ट्रेड रिसीवेबल्स 65,000 रुपीज। ठीक, फिर लास्ट बैंक 50,000 का था, बैंक 50,000 का था, आना 75,000 है। 50,000 का था, कितना कितना मंगाया? 70,000 और 34,000 मंगवाया। 70,000 34,000 माइनस 79,000, 50 प्लस 70 प्लस 34 माइनस 79, 75,000 आ गया। पुरानी बैलेंस शीट के सारे आइटम्स हो गए, पुरानी बैलेंस शीट के सारे आइटम्स हो गए। फिर देख लो, F&G एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ गुडविल डन, रीवैल्यूएशन डन, बिल्स रिसीवेबल सब डन डन डन, कैश वैश सब डन। बैलेंस शीट आपकी टैली कर जानी चाहिए। $330 प्लस 50, 3,80,000। इधर 180 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 75, दिस कम्स टू 3,80,000। बैलेंस शीट भी लाइक मेटल्ली 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 हो गई। तो बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 16 आपकी बन गई है। ठीक है सर, कूल। तो आप लोगों ने वो वाला क्वेश्चन देख लिया होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी की जैसा कि मैंने इस वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि आई विल बी अपलोडिंग अ सेपरेट वीडियो ऑफ 2 hours 45 minutes और 3 hours। उसकी एक सेपरेट वीडियो होगी जिसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मैं आप लोगों को मतलब बताऊंगा, और ये जो 3 अलग अलग वेज होते हैं इसको ट्रीट करने के, उन तीनों वेज को ईच एंड इंडिविजुअली मैं एक्सप्लेन करूंगा, और एक्सप्लेन करने के बाद उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आप लोग वहां पर देख सकते हैं। मूविंग ऑन, उसके बाद हमारे पास आता है सर एक ये पॉइंट विच इज नोन एज द
रिटायरमेंट कम एडमिशन, रिटायरमेंट कम एडमिशन। नाउ देखा जाए तो इसमें कुछ भी नया समझाने के लिए है ही नहीं, ठीक है। इसमें बस एक क्वेश्चन कुछ इस टाइप के होते हैं कि इस एक ही क्वेश्चन में कोई एक पार्टनर रिटायर होगा और उसकी जगह पर कोई नया पार्टनर एडमिट हो जाएगा, राइट। तो आई हैव नथिंग टू एक्सप्लेन इन इट दैन जस्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके पीछे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, मतलब लॉजिक कुछ अलग नहीं है, कुछ के नया कॉन्सेप्ट आएगा या नया लॉजिक आएगा, ठीक है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके साथ सारे रिटायरमेंट वाले एडजस्टमेंट्स होंगे, जो पार्टनर एडमिट हो रहा है उसके साथ सारे एडमिशन वाले एडजस्टमेंट्स होंगे, ऑलराइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस केम इन एमटीपी ऑफ मे 2019 फॉर 10 मार्क्स, आरटीपी नवंबर 18 में भी है, और आईसीआई के स्टडी मटेरियल में भी सिमिलर क्वेश्चन है। सिमिलर से मतलब होता है कि बस फिगर्स चेंज्ड हैं, राइट। सो आई एम अगेन गोइंग टू शो यू अ क्लिप ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने अपने रेगुलर कोर्स में इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया है। नेहा एंड कंपनी, it's a partnership firm with partners Mr. P, Mr. Q and Mr. R. इतनी इज्जत, sharing profits and losses in the ratio of 10:6:4. Balance sheet of the firm as of 31st March 2018 is as under. Liabilities में कैपिटल PQR का दिया हुआ है, रिजर्व्स का मतलब बता रखा है, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट हमें पता है, लॉन्ग टर्म डेट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स, land, building, plant and machinery, furniture, investments, inventories, trade receivables. Okay. It was mutually agreed that Mr. Q will retire from the partnership and in his place Mr. T will be admitted as a partner with effect from 1st April 2018. ठीक है, Q रिटायर हो जाएगा और उसकी जगह T आ जाएगा. For this purpose the following adjustments are to be made. Goodwill is to be valued at 1 lakh rupees, but the same will not appear as an asset in the books of the reconstituted firm. ठीक है. Buildings and plant and machinery are to be depreciated by 5% and 20% respectively. Investments are to be taken over by the retiring partner at 15,000 rupees. अच्छा, इसका क्या मतलब है बता देता हूँ. अभी तक तो कोई ऐसी नई चीज़ आई नहीं, ठीक है. ये इन्वेस्टमेंट्स वाले पॉइंट में देखो क्या बात है. इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में 12,000 रुपये के दिख रहे हैं. इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में 12,000 रुपये के दिख रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट 15,000 रुपीज. मतलब इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू इसके लिए 15,000 रुपए की है, ठीक है. बैलेंस शीट में 12,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट्स हैं और ये कह रहा है कि नहीं, मैं अगर आप मुझे इन्वेस्टमेंट्स दे दोगे तो मैं 15,000 रुपए माफ कर दूंगा, ठीक है. तो मतलब रियल में इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू तो 15,000 रुपए है ना, एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 15,000 रुपए, तो इसे हमें रीवैल्यू करना होगा. तो जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो इन्वेस्टमेंट्स को हम 3,000 रुपए से डेबिट करेंगे, ठीक है. आई रिपीट, इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में दिख रहा है 12,000 रुपए का और यहां लिखा है इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट 15,000 रुपए. मतलब इन्वेस्टमेंट्स की जो करेक्ट वैल्यू है वो 15,000 रुपए, मतलब 3,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट्स पे गेन है जो कि हमें रीवैल्यूएशन में नोट करना होगा, ठीक. Provision of 20% is to be made on trade receivables to cover doubtful debts. In the reconstituted firm, the total capital will be 2 lakh rupees, which will be contributed by Mr. P, Mr. R and Mr. T in the new profit sharing ratio, which is 2:1. लो, काम काफी आसान हो गया. 2 बैलेंस कैरीड डाउन वाली जो फिगर है वो तो इन लोगों ने बता दी. बहुत अच्छा. 2 लाख रुपए आएगा जिसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. Surplus funds, if any, will be used for repaying the bank overdraft. ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर दिख रहा है हमें 44,000 का. तो कह रहा है कि जितना भी अगर कुछ एक्सेस पैसा बच जाएगा तो उससे आप बैंक ओवरड्राफ्ट को पेमेंट कर दोगे, खत्म कर दोगे. The amount due to the retiring partner shall be transferred to his loan account. ठीक है. Required क्या है? Prepare revaluation account, partners capital accounts, bank account and balance sheet of the reconstituted firm as on 1st April 18. ये आपका नवंबर 2018 की आरटीपी का क्वेश्चन है और आईसीआई स्टडी मटेरियल में भी सिमिलर क्वेश्चन था, ठीक है. तो हम लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, तो आप लोग तो शुरू हो जाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ जब तक मैं ये मिटा रहा हूं. रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए सर. revaluation account. particulars रुपए, particulars रुपए,
आओ, सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले गुडविल वाली बात हो रही है जो कि रीवैल्यूएशन का पार्ट नहीं होता. नेक्स्ट, बिल्डिंग्स एंड प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5% एंड 20% रिस्पेक्टिवली. ठीक है. 2 बिल्डिंग्स 5% ऑफ 2 लाख. $10,000. 2 plant and machinery 20% ऑफ 1,30,000. 26,000. ठीक है. इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट 15,000. तो बाय इन्वेस्टमेंट्स 15,000 माइनस 12,000 3,000. Provision of 20% is to be made on trade receivables to cover doubtful dates. 1,39,000. 2. Provision for doubtful debts account 20% of 1,39,000. 27,800. रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म कैपिटल ये ठीक. रीवैल्यूएशन में और कुछ नहीं बचा. क्लियरली एक लॉस है. बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू PQR पीज कैपिटल अकाउंट 10,000 प्लस 26,000 प्लस 27,800 माइनस 3,000. 60,800 का लॉस है. PSR क्या है? 10/64 मतलब 10/20. 10/20 ऑफ 6,800. Q's capital account 6/20 of 6,800. R's capital account 4/20 of 6,800. 6,800 divided by 20 into 10, 30,400. 6, 18,240 और 4, 12,160. 60,800. $63,800. 63,800. रिवैल्यूएशन अकाउंट डन. इसके बाद हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. नया पार्टनर कौन है भाई? टी है शायद. हाँ टी है. तो PQRT 4 लोगों का बनाना है. PQRT particulars
पी क्यू आर टी। By balance brought down 80 20 30, 80 20 30, 80,000 20,000 30,000। बैलेंस शीट में देखें क्या क्या है। ये हो गया रिजर्व्स, 20,000 के रिजर्व्स बाय रिजर्व्स। तो 20,000 के रिजर्व्स हैं, 20,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1064 ना, 10,000, 6,000, 4,000 रिजर्व्स हो गए। इसके बाद लॉन्ग टर्म डेट, ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स और कुछ नहीं है। Goodwill is to be valued at 1 lakh, but the same will not appear as an asset in the books of the reconstituted firm। आ जाओ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो P, R और T का दिया हुआ है 2:2:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो P, R और T का दिया हुआ है 2:2:1। तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोगों को निकालना होगा। ठीक है, तो एक पेज हम लोग बैंक अकाउंट के लिए छोड़ देते हैं, एक बैलेंस शीट के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद वर्किंग नोट बना देते हैं। यहाँ बैंक अकाउंट बनाएंगे, यहाँ बैलेंस शीट बनाएंगे, यहाँ वर्किंग नोट्स बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो पार्टनर, न्यू, ओल्ड, पी क्यू आर टी, पी क्यू आर टी, पी क्यू आर टी। ओल्ड पी क्यू आर में था 10:6:2। पी क्यू और आर में ओल्ड रेशियो था 10:6:2। ओल्ड था 10/20, 6/20, 4/20, 10:6:4 ओल्ड रेशियो था। और 2:2:1 न्यू रेशियो होने वाला है, तो 2/5, 2/5, 1/5 यही होगा। ये 0, ये 0, माइनस 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 इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू। तो ये तो 20, 5 4 20, 2 4 8, माइनस 10, माइनस 2/20, तो ये आता है आपका सैक्रिफाइस। ठीक, माइनस 2/20, तो ये आता है आपका सैक्रिफाइस। ये तो क्लियरली माइनस 6/20, तो ये है सैक्रिफाइस। ये 25 4 20, तो 2 4 8, माइनस 4, 4/20, ये है गेन। और ये है 1/5, 1/5 का मतलब हो गया 5/20, तो ये भी है गेन। तो दो पार्टनर्स हमारे सैक्रिफाइस कर रहे हैं और दो पार्टनर्स हमारे गेन कर रहे हैं। दो पार्टनर्स हमारे सैक्रिफाइस कर रहे हैं और दो पार्टनर्स हमारे गेन कर रहे हैं। ठीक है, हमारे दो पार्टनर्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं और दो पार्टनर्स हमारे गेन कर रहे हैं। तो देखो बहुत सिंपल है,
कुछ है नहीं। जो P और Q सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, P और Q सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो R क्या करेगा, R P को भी देगा और Q को भी देगा, ठीक है। भले ही एग्जिस्टिंग पार्टनर है तो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जितने भी गेनिंग पार्टनर्स हैं वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को गुडविल का पोर्शन देंगे, गुडविल का पोर्शन उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देंगे। तो देखो इसमें होगा क्या, ये गेनिंग सैक्रिफाइसिंग इस तरह से निकल आया ना, देखो इसको नीचे लिखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन P and Q is equal to 2:6, 2:6. Gaining ratio between R and T is equal to 4:5. ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, जितने भी गेनिंग पार्टनर्स हैं उन्हें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को गुडविल का शेयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है, राइट। देखो होगा क्या, गेनिंग रेशियो, आर और टी गेनिंग पार्टनर्स है ना, आर ने कुछ गेन किया, टी ने कुछ गेन किया। आप यहां पर देखो, वर्किंग नोट एक 2 बनाओ यहीं पर, गुडविल एडजस्टमेंट, गुडविल एडजस्टमेंट, और लिखो R is a gaining partner and therefore he needs to compensate P and Q. R is a gaining partner and therefore he needs to compensate P and Q his share of goodwill in P and Q's sacrificing ratio, ठीक है। R गेनिंग पार्टनर है और इसलिए उसको P और Q को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो देखो R's शेयर ऑफ गुडविल, टोटल गुडविल कितनी है, टोटल गुडविल है अपने पास 2 लाख रुपए की, नहीं 1 लाख रुपए की, टोटल गुडविल है 1 लाख रुपए। आर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, ओल्ड, ऑब्वियसली ओल्ड, 4/20, ठीक है ना। आर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4/20, तो 1 लाख इंटू 4/20 20,000 रुपए, ठीक है। पहले इतना लिख लो, गुडविल एडजस्टमेंट, आर इज अ गेनिंग पार्टनर एंड देयरफॉर ही नीड्स टू कॉम्पनसेट पी एंड क्यू हिज शेयर ऑफ गुडविल इन पी एंड क्यूज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आर शेयर ऑफ गुडविल इज 1 लाख रुपए इंटू 4/20 इज इक्वल टू 20,000। गेनिंग पार्टनर है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू पीज कैपिटल अकाउंट, कितना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है 2:6, तो मतलब 2/8 ऑफ 20,000 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 6/8 ऑफ 20,000, 20,000 divided by 8 into 2, 5,000, 6, 15,000। इसको एक बॉक्स कर दो। गुडविल एडजस्टमेंट आपका इस तरह से हुआ। आर वाला, अभी देखो 2 गेनिंग पार्टनर्स है ना, आर भी था और टी भी था, तो आर वाला तो हम लोगों ने यहां पे डाल दिया, आर वाला तो हम लोगों ने कर दिया, अभी टी वाला करना बाकी है।
आर गेनिंग पार्टनर था। जितने भी गेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनका क्या होता है कि हमारा जितना भी शेयर ऑफ गुडविल है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो, सिंपल। तो आर गेनिंग पार्टनर हो गया, आर का शेयर ऑफ गुडविल कितना है 20,000, इसको ये पी और क्यू में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट रहा है। तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 2:6, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 2:6, ठीक है। अब इसके नीचे लिखो T इज अ गेनिंग पार्टनर, सिमिलरली लिखो सिमिलरली T इज अ गेनिंग पार्टनर and therefore T also needs to compensate P and Q his share of goodwill in P and Q's sacrificing ratio, ठीक है। तो अब आप निकालो T's शेयर ऑफ गुडविल 1,00,000 इंटू T का PSR कितना था 1/5, 1/5, तो या 20,000, ठीक है, सेम चीज है। तो T's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट 2/8 of 20,000 to Q's कैपिटल अकाउंट 6/8, 2:6 था या 6:2 था, नहीं सही लिख रहा हूं, 6/8 of 20,000। तो ये आ जाएगा अगेन आपका वही 5,000 और ये 15,000। ठीक है सर, ये हुआ आपका गुडविल एडजस्टमेंट। दो पार्टनर्स गेनिंग पार्टनर्स थे, दो पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स थे। तो भाई जो गेनिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है उसके शेयर ऑफ गुडविल से, ठीक है। एंड द गेनिंग पार्टनर नीड्स टू कॉम्पनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, काम खत्म, ठीक है। अब आ जाओ दोनों की लेजर पोस्टिंग करते हैं। पहले इस वाली एंट्री की लेजर पोस्टिंग करते हैं। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो आ जाओ करते हैं, यहां कर देते हैं टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आर तो 5,000 15,000। सिमिलरली यहां पर आएगा बाई आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पी के नीचे 5,000 और क्यू के नीचे 15,000। पी के नीचे 5,000, क्यू के नीचे 15,000, ठीक है। अब टी वाली की पोस्टिंग करो। टी में क्या है, टी में भी यही है, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल टू क्यूज कैपिटल, ठीक है। तो टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल यहां 5,000 और टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल यहां 15,000, राइट। यहां करो बाय टीज कैपिटल पी में 5,000 और क्यू में 15,000, सीधी सी बात है। बहुत आराम से करना ही पड़ रहा है हम लोगों को, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ में ही नहीं आएगा। गुडविल का एडजस्टमेंट आई होप अब क्लियर है। ये वर्किंग नोट आई होप आप लोग कॉपी कर चुके हो, ठीक है, पूरा समझा के भी लिखवा दिया है। गुडविल के बाद अब देखो उसके बाद क्या कह रहा है, रीवैल्यूएशन आ गया, तो ठीक है, रीवैल्यूएशन वाला प्रॉफिट देख लेते हैं। लॉस है या प्रॉफिट है, क्या है, लॉस है, तो टू रीवैल्यूएशन आएगा।
लॉस ट्रांसफर्ड कितना 30,400 18,240 और 12,160। यहां पर आप लोग लिख लेना ये गुडविल वर्किंग नोट 1, यहां पर भी गुडविल वर्किंग नोट 1 ये ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी लिख लो गुडविल वर्किंग नोट 1, यहां भी लिख लो गुडविल वर्किंग नोट 1। ठीक है, रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर कर दिया, आगे देखो। Investments are to be taken over by the retiring partner at 15,000. Investments are to be taken over by the retiring partner at 15,000. Retiring partner कौन है? Q retiring partner है ना, तो Q's account debit to investments करोगे आप, to investments account 15,000, तो Q में 15,000। जो रिटायरिंग पार्टनर है वो इन्वेस्टमेंट्स को लेके जा रहा है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, अब आपकी फर्म में तो इन्वेस्टमेंट्स रहे नहीं, उसको आप क्रेडिट करोगे। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके टुवर्ड्स इतनी लायबिलिटी कम हो गई फर्म की। रिटायरिंग पार्टनर अगर इन्वेस्टमेंट्स लेके जा रहा है तो फर्म की लायबिलिटी टुवर्ड्स द रिटायरिंग पार्टनर 15,000 से कम हो गई, तो उसको रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करोगे, तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 15,000 रुपए ये आ गया। इसके बाद ये सब हो गया, ठीक है। In the reconstituted firm, the total capital will be 2 lakh rupees, which will be contributed by Mr. P, R and T in the new profit sharing ratio, which is 2:2:1। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसको ये देख लें, इसको रीपे करना है, लोन में डालना है, क्या करना है। सरप्लस फंड्स विल बी बैंक ओवरड्राफ्ट, द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। तो ठीक है, लोन अकाउंट में डाल देते हैं, टू क्यूज लोन अकाउंट 20,000 प्लस 6,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 माइनस 18,240 माइनस 15,000 22,760 22,760 क्योंकि लोन अकाउंट में डाल दिया। अब हम लोग यहां पर करेंगे एक लाइन छोड़ के, टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन, इसके लिए वर्किंग नोट 3, ये एक्चुअली यहां पर गलत हो गया, ये वर्किंग नोट 1 नहीं वर्किंग नोट 2 होगा, ये जो है ना, ये वर्किंग नोट 1 नहीं, ये वर्किंग नोट 2 होगा। गुडविल वाला जो था वो तो वर्किंग नोट 1 और 2 दोनों ही है, तो 1 एंड 2 दोनों लिख सकते हो आप। जो गुडविल वाला लिखवाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उसको वर्किंग नोट 1 एंड 2 आप दोनों ही लिख सकते हो। ठीक है, वर्किंग नोट 1 एंड 2 दोनों ही लिख सकते हो। बैलेंस कैरीड डाउन के लिए वर्किंग नोट 3 बनाते हैं। बैलेंस कैरीड डाउन के लिए वर्किंग नोट 3 बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ पी, आर एंड टी। टोटल कैपिटल 2 लाख, पीज कैपिटल 2/5 ऑफ 2 लाख, $80,000, आर्स कैपिटल 2/5 ऑफ 2 लाख, 80,000,
टीज कैपिटल 1/5 ऑफ 2 लाख 40,000। टीज कैपिटल इज 1/5 ऑफ 2 लाख 40,000। तो 80 80 40, पी का 80, आर का 80, टी का 40। बस अब बैलेंसिंग फिगर जो भी होगी वो बैंक से लिया जाएगा या दिया जाएगा। चलो पी का देखते हैं। 80,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 या 1 लाख रुपीज या 1 लाख रुपीज। और लेफ्ट वाले का क्या है 30,400 प्लस 80,000 1,10,400। तो यहीं आएगा बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर माइनस 1,10,400, ठीक है ना, माइनस 80,000। 1 लाख आया था ना, तो 10,400 इधर आ गया, 10,400। तो 1,10,400। क्यू का तो खत्म ही हो गया था क्योंकि लोन अकाउंट में डाल दिया था, तो क्यू में तो कोई वो आ नहीं है। टोटल में क्या आएगा 18,240 प्लस 15,000 प्लस 22,760 56,000। आर का देखो 5,000 प्लस 15,000 प्लस 12,160 प्लस 80,000 या 112,160। ज़्यादा ही लग रहा है, हाँ ज़्यादा ही है। 112,160 112,160 112,160 माइनस आर का ना 30,000 माइनस 4,000 78,160 78,160। और टी का 5,000 प्लस 15,000 प्लस 40,000 60,000 इधर आया, 60,000 इधर आया, इधर भी 60,000 आ गया। ये बन गया सर आपका कैपिटल अकाउंट। सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो मैं आराम से ये एक्सेल पे बना रहा होता अभी। एनीवे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बन गए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बन गए। अब इसके बाद तीसरा क्या बनाना था, बैंक अकाउंट बनाना था। बैंक पर्टिकुलर्स रुपए, पर्टिकुलर्स रुपए, चलो बैलेंस शीट में देखो बैंक का क्या बैलेंस है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में कहीं बैंक है ही नहीं, ये रहा बैंक ओवरड्राफ्ट। लायबिलिटी साइड में तो क्रेडिट बैलेंस होगा, तो आप यहां पर करो बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। ये जो लाइन लिखी हुई थी ना यहां पर, ये द सरप्लस फंड्स इफ एनी विल बी यूज्ड फॉर रीपेइंग बैंक ओवरड्राफ्ट। यही मतलब है इसका, जैसा मैं बनवा रहा हूं। बैंक अकाउंट में आप बैंक ओवरड्राफ्ट को ट्रांसफर कर दो, उसके बाद देखो फिर क्या होता है। बाय बैंक ओवरड्राफ्ट कितना बैलेंस था 44,000 44,000, ठीक है। बाय बैंक ओवरड्राफ्ट आपने कर दिया 44,000।
ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। इसके बाद देखो रीवैल्यूएशन में तो कुछ हुआ नहीं है था बैंक से, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो कहाँ कहाँ बैंक आया है, डेबिट साइड में कहीं आया है ना, क्रेडिट साइड में कहीं आया है, हाँ ये रहा 10,400। तो टू पीज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल, टू टीज कैपिटल, टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू टीज कैपिटल अकाउंट, और 10,400 78,160 60,000, ठीक है। तो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट पे हो गया। अब देखो डेबिट बैलेंस आ जाएगा इधर, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये डेबिट बैलेंस आ गया आपका। मतलब आपने बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर दिया। ये लोग जितना भी ये लोग पैसा लाए, जितना भी ये लोग पैसा लाए, वो ऐसा हमने नहीं किया कि ये सारा का सारा पैसा एक बैंक अकाउंट बना के अलग से दिखा दो। मतलब 10,400 प्लस 78,160 प्लस 60,000, ये टोटल आ रहा है 1,48,560, ठीक है। हमने ऐसा नहीं किया कि 1,48,560 का एक बैंक अकाउंट में, बैंक मतलब बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट भी दिख रहा है 148,560 का, और लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिख रहा है 44 का। हमने उनको सेट ऑफ कर दिया। मतलब हमने 148,560 से ये 44,000 वाला, ये जो टोटल आ रहा है ना, इसका टोटल है 148,560, ठीक है। हमने इससे इसको सेट ऑफ कर दिया, माइनस 44,000। तो अब ये आ गया बैलेंस मेरा 1,04,560, 148,560, यही था उसका मतलब जब वो कह रहा था कि सरप्लस इफ एनी शुड बी यूज्ड टू पे बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, सरप्लस इफ एनी शुड बी यूज्ड टू पे बैंक ओवरड्राफ्ट कर दिया हम लोगों ने पे। ठीक है सर, बैंक अकाउंट बन गया। अब बैलेंस शीट बनानी है, आखिरी पड़ाव। बैलेंस शीट एज ऑन, डेट दी हुई है 1 अप्रैल 18। लायबिलिटीज रुपए, एसेट्स रुपए, ठीक है। कैपिटल सबसे पहले, कैपिटल्स मिस्टर पी का कैपिटल है 80,000, मिस्टर पी का कैपिटल है 80,000। मिस्टर आर का कैपिटल भी है 80,000। मिस्टर टी का कैपिटल है 40,000। 2 लाख। क्यूज लोन, क्यू का लोन में कितना बैलेंस था? 22,760, 22,760, 22,760। रिजर्व्स खत्म हो गए। लॉन्ग टर्म डेट 3 लाख रुपए एज इट इज है। लॉन्ग टर्म डेट 3 लाख रुपए।
लॉन्ग टर्म डेट 3 लाख रुपए एज इट इज है। बैंक ओवरड्राफ्ट 44,000 खत्म हो गया, बिक गया। ट्रेड टेबल्स 1,70,000, ट्रेड पेबल्स 1,70,000। एसेट्स में लैंड, लैंड कितने की थी? 10,000 रुपए की लैंड। लैंड कुछ अप्रिसिएशन वगैरह था क्या? ना, तो लैंड एज इट इज 10,000 रुपए। लैंड एज इट इज 10,000 रुपए। बिल्डिंग 2 लाख, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगा 10,000 का, लेस डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए, तो 1,90,000 रुपए की बिल्डिंग्स आई। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 130, प्लांट एंड मशीनरी 130, 26,000 का डेप्रिसिएशन इस पे लगा। $1,30,000 माइनस 26,000, 1,04,000। फिर फर्नीचर 43,000, फिर इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स तो क्यों ले गया। इन्वेंट्रीज 1,30,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 1,39,000, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 27,800, 1,11,200। उसके बाद बैलेंस शीट में सब खत्म हो गया। यहाँ देख लो, इधर ठीक है, गुडविल ठीक है, बिल्डिंग सब ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म कैपिटल ठीक है। बैंक 104,560, 104,560, बस खत्म। आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। 10,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,04,000 प्लस 43,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,11,200 प्लस 104,560, this comes to 692,760, 692,760। ये भी वही आएगा यार। 2 लाख प्लस 22,760 प्लस 3 लाख प्लस 1,70,000, 692,760। 44 मिनट्स लग गए हम लोगों को ये क्वेश्चन करने में। 692,760 डन सर।
तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा एंड नाउ आई विल सी यू गाइस टुमारो विद डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर आप लोगों को इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी फीडबैक देना है, कुछ भी देना है, तो इस वीडियो के एंड में मेरा व्हाट्सएप नंबर आएगा, आप उस पर मुझे दे सकते हैं और 8447757167 बताइए। मैंने यहाँ पर भी बता दिया और बाकी इस वीडियो के एंड में भी तो आएगा ही आएगा। सो दिस इज माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप करके प्लीज बताइएगा कि आप और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं या और क्या किया जाए जिससे आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिले। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू व्हाट आई फील will be best for you. Alright guys, तो I'll see you guys tomorrow. चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज, फास्ट ट्रैक कोर्स के बारे में सबको बताइए। there's a dedicated playlist for all the accounts fast track lectures। अभी यहाँ पर आप लोग को पब्लिकली विजिबल सिर्फ ऐसे ही 2-4 लेक्चर्स हो रहे होंगे, बट अगर आप स्कैनर क्लासेस चैनल के होम पेज पर जाके वो करेंगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे तो आपको अकाउंट्स फास्ट ट्रैक की पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जिसमें शुरुआत से लेकर अभी तक के जितने भी लेक्चर्स किए हुए हैं वो सारे के सारे आपको दिख जाएंगे। मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, मैथ्स में सीए फाउंडेशन का अनअकैडमी पे आजकल पढ़ा रहा हूँ, तो रोज सुबह 10:30 से 11:30 मेरी अनअकैडमी सीए फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर मैथ्स की क्लास चलती है। अभी हम लोग सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस वाला कर रहे हैं और कल परसों, आज क्या है, आज मंडे, ऑलराइट यस, तो येस्टरडे मैंने अनअकैडमी की ऐप पर, अनअकैडमी पर एक सेशन कंडक्ट किया था, 30-day बैटल स्ट्रैटेजी फॉर बिजनेस मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। ऑलराइट, 30-day बैटल स्ट्रैटेजी फॉर बिजनेस मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। उसको एक्सेस करने के लिए उसका लिंक मैं आप लोगों को यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। ऑलराइट गाइस, आई विल सी यू गाइस टुमारो, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।